तो अभी हम बात कर रहे थे सेल साइकिल के बारे में। तो हमने क्या कहा कि जो सेल डिवीजन है, मतलब जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल का ही एक इवेंट है सेल डिवीजन। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब की बॉडी में सेल का डिवीजन तो होता ही होता है। अब जब सेल डिवाइड करता है उस टाइम पे क्या क्या इवेंट सेल के अंदर होते हैं, अभी उनके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इवेंट के बारे में बताती हूँ कि जो हमारा सेल साइकिल है उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं। सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि हमारे पास एक पेरेंट सेल है, सबसे पहले छोटा सा। ये क्या करता है, ग्रो कर रहा है। इनिशियली ग्रो होने के बाद इसने अपना साइज बहुत ज्यादा बड़ा कर लिया, इंक्रीज कर लिया। अब इंक्रीज करने के बाद जब इतना बड़ा हो गया, अब छोटा सा न्यूक्लियस है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो बाद में हमने क्या काम किया, हमने इस न्यूक्लियस को भी डिवाइड कर दिया और इसको हमने यहाँ पे दो पार्ट में तोड़ दिया और हमने यहाँ पे इसके दो सेल बना दिए और दोनों को इक्वल इक्वल मटेरियल चला गया। अब देखिए पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से इस इवेंट को देखो तो पहला फेज यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए पहले फेज में यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। पहले फेज में जो हमारा सेल है उसकी ग्रोथ हो रही है, वो अपना यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपकी सेल ऑर्गेनेलिस हो, हमारे पास प्रोटीन्स हो या काफी सारे आयंस हो, उनका नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर इस इवेंट में क्या हो रहा है, इससे इस तक हमारा सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, बट क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये वाला इवेंट होता है ना, इसको हम कहते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज, जिसमें सेल हमारा डिवाइड नहीं करता है लेकिन प्रिपरेशन कर रहा है जरूर डिवाइडिंग की। क्योंकि देखिए जब आगे हमने डिवाइड करना है, अगर हम चाहते कि इक्वल इक्वल प्रॉपर्टीज मिल जाए हमारे बच्चों को, जो हम यहाँ पे टू सेल्स बना रहे हैं, तो हमारे पास उतना मटेरियल होना चाहिए, लेकिन पहले इसको वो बनाना पड़ेगा। तो कोई भी चीज बनाने के लिए हमें टाइम लगता है ना बहुत ज्यादा। बाद में डिस्ट्रीब्यूट तो आपका एक दो दिन में ही हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या प्रॉब्लम है, अगर एक बार हमारे पास चीजें बन गई है तो यहाँ पे पहला इवेंट चलता है नॉन डिवाइडिंग वाला और बाद में चलता है हमारे पास डिवाइडिंग फेज। तो यहाँ पे जो भी हमारी बॉडी के सेल है, यहाँ पर भी यही इवेंट चल रहा है। इवेंट क्या चल रहा है यहाँ पे देखिए, जो हमारे सेल साइकिल होते हैं, मतलब जो सेल के अंदर जो साइकिल चलता है, वो आपका टू फेज के अंदर होता है। और वो टू फेज कौन कौन से हैं, सबसे पहला फेज होता है इंटरफेज। आप प्लीज इसको ना इसके बाद नोट भी करेंगे, मैं आपको टाइम दूंगी, आपको प्लीज इसको नोट करना है बाद में। पहला इवेंट कौन सा होता है, इंटरफेज होता है। और जो सेकेंड इवेंट होता है, सेकेंड इवेंट को हम कहते हैं एम फेज। अब ये जो इंटरफेज है, इस इंटरफेस को हम नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। इसे हम नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं और इसे हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। अब इसको हम नॉन डिवाइडिंग फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल यहाँ पे आपका डिवाइड नहीं करता। जैसे मैंने बताया आपको, एक सेल से यहाँ पे दो कॉपीज बनती है, ये नहीं हो रहा है। जस्ट ओनली यहाँ पे सेल क्या होता है, ग्रो होता है, मतलब आपका वॉल्यूम वाइज इंक्रीज हो रहा है, देखिए, बट डिवाइड नहीं हो रहा है। इसीलिए इंटरफेस को हमने कहा नॉन डिवाइडिंग फेज और इसे कहते हैं रेस्टिंग फेज। लेकिन रेस्टिंग फेज का यहाँ पे बिल्कुल भी ये मीनिंग नहीं है कि ये यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। रेस्ट नहीं करता है बल्कि प्रिपरेशन करता है। इसीलिए इंटरफेस को हम ना प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। प्रिपरेशन किसकी कर रहा है, डिवीजन की, कि जब मेरा सेल डिवाइड करेगा तो मुझे पूरा का पूरा प्रिपेयर रहना है, मेरे पास पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर होना चाहिए। और जो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड इवेंट आता है उसे हम कहते हैं एम फेज। अब एम फेज को कहते हैं डिवीजन फेज। एक्चुअल में जब हमारा सेल डिवाइड करता है ना, तो डिवीजन कहाँ पे होती है, यहीं पर ही होती है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से इस पाई चार्ट को देख पा रहे हो तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जो हमारा इंटरफेज है उसके टोटल यहाँ पे थ्री फेज होते हैं। सबसे पहला होता है G1 फेज, सेकेंड वाला जो फेज होता है उसे हम कहते हैं S फेज, एंड थर्ड फेज को हम कहते हैं G2 फेज। तो G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज किसके पार्ट है, इंटरफेज के हैं। और प्लीज आपको ये सीक्वेंस वाइज लर्न होना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस वाइज यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटरफेज क्या है, नॉन डिवाइडिंग फेज है। थ्री फेज है कौन कौन सी, G1, S फेज एंड हमारे पास G2 फेज।
अब देखिए जीवन फेज में क्या करता है, हमारा सेल देखिए ग्रो ही हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि ये सेल था हमारे पास। अब देखिए जीवन के बाद देख रहे हो इसने अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया, बड़ा हो रहा है ना, तो देखिए जीवन में सेल ग्रो हो रहा है। उसके बाद यही सेल कहां पे जाता है, एस फेज में जाता है हमारे पास। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का नंबर डुप्लीकेट होता है। मीनिंग क्या है अभी समझाऊंगी बाद में। एस फेज के बाद कौन सा फेज आता है, G2 फेज आता है। और G2 में क्या हो रहा है, अब सेल पूरा का पूरा प्रिपेयर हो चुका है किसके लिए, डिवीजन के लिए, कि अब आप मेरी अब डिवीजन कर लो। एंड G2 के बाद आता है एम फेज। आप यहाँ पे देखिए ये सेल क्या हो गया हमारा, जब एम फेज में गया तो इसने यहाँ पे ये 2 सेल्स बना दिए। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि हमारे पास यहाँ पे जो नॉन डिवाइडिंग फेज है वो कितना बड़ा है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देख पा रहे हो तो आपको साफ साफ पता चला। ये देखिए हमारा सेल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और देखिए यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं ना कि यहाँ पे एक आर की बात मान के चले कि ये हमारे पास 12 घंटे का साइकिल था, तो 12 घंटे में से अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो मान सकते हैं कि 10-11 कम से कम हमारे पास 10 आवर या 11 आवर्स वो आपका नॉन डिवाइडिंग वाले फेज में रहा होगा। लेकिन जब उसने डिवीजन करनी थी तो उसका बहुत ही छोटा सा पीरियड है, वेरी शॉर्ट पीरियड। अब देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब आप सबको पता है कि आप पूरा साल पढ़ते हो, एक साल हम पूरा का पूरा स्कूल जाते हैं, क्लासेस लगाते हैं और सारी प्रिपरेशन करते हैं अपने एग्जाम की। एंड जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो जो भी हमने एक साल में पढ़ा है उसका पेपर हम वहां पे 3 आवर के अंदर ही कंप्लीट करके आ जाते हैं। क्यों, अब देखिए प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगा है आपको, लेकिन जब उसको अटेम्प्ट करना था तो आपने उसको बहुत ही कम टाइम में अटेम्प्ट कर लिया, होल बुक को और सारे सिलेबस को आपने कवर कर लिया। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है कि जब सेल को प्रिपेयर होना है, सेल को ग्रो होना, उसको बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता है। लेकिन जब उसको वो काम करना है, इंप्लीमेंट करना है कि अब सेल की डिवीजन करनी है, तो उसमें उसका बहुत ही छोटा सा पीरियड होता है। तो G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज, ये हमारे पास किसके पार्ट है, इंटरफेज के पार्ट है, जिसमें सेल हमारा ग्रो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी सेल की डिवीजन नहीं हो रही है। लेकिन सेकेंड इवेंट है जिसे हम एम फेज कहते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस का और सेल का डिवीजन होता है। समझ आ रहा है आपको, यहाँ पे आप अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो सबसे पहले क्या है, G1 है कि उसका S है, उसका हमारे पास G2 फेज है और बाद में हमारे पास आता है, हमारे पास M फेज आता है। ठीक है, पता चल रहा है आपको? अगर नहीं पता चल रहा है मैं आपको दोबारा बता दूं। यहाँ पे सबसे पहला कौन सा इवेंट है, G1 फेज है। G1 के बाद कौन सा आता है, S फेज आता है। फिर हमारे पास G2 फेज आता है और G2 के बाद हमारे पास आता है M फेज आता है। और ये साइकिल चलता रहता है आपका इस तरीके से। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल है ना वो हमेशा इसी साइकिल में घूमते रहते हैं। साइकिल वही होता है ना जो आपका रिपीट होता रहता है कि पहले सेल G1 फेज में गया, फिर S में गया, फिर G2 में गया, फिर M में चला गया। अब अगर मैं बात करूं एक ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बीइंग में जो भी सेल डिवाइड करते हैं, एक सेल को 24 आवर का टाइम लगता है डिवाइड होने के लिए। मतलब अगर हमारी बॉडी में मान लेते हैं कि ये सेल है और इसको डिवीजन करनी है, 2 सेल बनाने हैं, तो इसको 2 सेल बनाने में कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे का। मतलब आप कह सकते हो एक दिन का, 1 डे का टाइम लगता है। यही रीजन होता है जब हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है या कोई भी कट लग गया आपकी फिंगर में, तो हम कहते हैं ना 3-4 दिन बाद ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3-4 दिन बाद कैसे ठीक होगा, एक दिन तो देखिए एक दिन बाद तो एक सेल हमारा 2 सेल बनाएगा, और जब दूसरा दिन होगा तो दूसरे दिन पे वो यहाँ पे 2 नहीं बनाएगा, दूसरे दिन पे यहाँ पे 4 बन जाएंगे हमारे पास। और तीसरे दिन पे क्या होगा, यहाँ पे 4 से 8 बन जाएंगे, क्योंकि देखिए ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा। तो जैसे टाइम बीता जाता है हमारी स्किन उतनी ज्यादा हील होती जाती है, बट इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखिए हमने क्या कहा, हमारे पास अगर हम इस पाई चार्ट की बात करें तो ये जो एम फेज है इसी को हम कहते हैं डिवाइडिंग फेज। लेकिन ये जो G1 है, S से G2 है, इसको हम कहते हैं इंटरफेज, जिसमें सेल क्या करता है, ओनली ग्रोथ करता है और इसमें कोई भी सेल का डिवीजन नहीं होता है। अब अगर हमारी बॉडी की जो सेल है, अगर उनको 24 घंटे का टाइम लगता है डिवाइड होने के लिए, तो कम से कम हमारे पास 22 से लेके 23 आवर का टाइम जो है हमारे सेल जो है वो इस इंटरफेज में गुजारते हैं।
और एम फेज में जो टाइम होता है वही हमारे पास 1 आवर का होता है या फिर 90 मिनट्स का होता है। मतलब उसको ओनली 1 आवर या आप ये कह सकते हो 1.5 आवर का टाइम लगता है सेल को डिवाइड करने का। बाकी पूरा टाइम उसका कहाँ पे है? प्रिपरेशन वाले फेज में। समझ आ रहा है आपको? G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। अब एक चीज आपको और बतानी, कई बार क्या होता है, अब सेल चाहता है कि अब मुझे डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी में ऐसा भी नहीं होता कि सेल आपके कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान रखना, एक चीज ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो हमारी बॉडी के सेल होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो जरूर करते हैं लेकिन कॉन्टिन्यूसली डिवाइड नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए अगर कॉन्टिन्यूसली डिवीजन हो जाएगा तब तो कैंसर हो जाएगा ना हमारी बॉडी में। कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ही होता है सेल का, कि जितनी कंट्रोल्ड मैनर में ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही है, अनकंट्रोल्ड मैनर में हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं ना वो इस जीवन फेज को छोड़ जाते हैं, लीव कर जाते हैं और एक फेज में एंटर कर जाते हैं, उसे हम कहते हैं G0 फेज। अभी G0 फेज क्या होता है? इस G0 फेज को हम कहते हैं इनएक्टिव फेज। मतलब सेल हमारा कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाता है कि अब मैं कुछ टाइम के लिए मैं डिवाइड नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपका ये परमानेंटली इनएक्टिव हो गया है। हमारी बॉडी में होते हैं ऐसे कुछ सेल जो परमानेंटली G0 में चले जाते हैं, लेकिन ये दोबारा जीवन में वापस आ जाते हैं। कई बार इसको छोड़ जाते हैं, दोबारा एंटर हो जाते हैं जब उसको लगता है कि नहीं अब जरूरत है मेरी बॉडी को मतलब डिवाइड करने की। जब उसको लगता है कि नहीं बहुत हो गया, फिर जीवन को छोड़कर कहाँ एंटर कर जाते हैं? G0 में एंटर कर जाते हैं। और इसी फेज को G0 फेज को ही हम एक नाम और देते हैं, उसे हम कहते हैं क्विसेंट फेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी वही चीजें मेंशन की गई है जो अभी अभी मैंने आपको बताई। ये देखिए आप, हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले G1 फेज, G1 फेज में सेल हमारा ग्रो करता है, लेकिन कई बार हमारा सेल किस में चला जाता है? G0 में एंटर हो जाता है। सो सेल में एंटर G0 जो कैसा फेज होता है? नॉन डिवाइडिंग फेज। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें चला गया तो वापस नहीं आ सकता, देखिए दोबारा वापस भी आ सकता है। G1 के बाद हमारे पास कौन सा फेज आता है? S फेज आता है। एस फेज में क्या होता है? डीएनए का नंबर क्या होता है? डुप्लीकेट होता है। इसका मीनिंग क्या है आपको भी बताऊंगी। G2 में सेल हमारा प्रिपेयर होता है माइटोसिस के लिए, लेकिन जब सेल हमारा एम फेज में जाता है तो एम फेज में यहाँ पे दो इवेंट चलते हैं। दो इवेंट कौन कौन से होते हैं? पहला इवेंट होता है कि हमारा जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, एंड न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद हमारा सेल क्या करता है? डिवाइड करता है। सो यहाँ पे एम फेज में क्या होती है? माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन टेक प्लेस इन द एम फेज। अब ये साइटोकाइनेसिस क्या होती है इसको भी आपको भी बताऊंगा। अब यहाँ पर एक मिनट वेट, चलो यहाँ पर, चलो देखिए यहाँ पे, चलो यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पर भी दोबारा से पिक्चर तो वही है, देख सकते हो आप। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, तीनों किसके पार्ट है? इंटरफेस के ही पार्ट है। G1 में क्या कर रहा है? सेल ग्रोथ कर रहा है। S फेज में क्या हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। G2 फेज में प्रिपरेशन कर रहा है किसके लिए? माइटोसिस के लिए। अब ये जो हमारे पास ये M फेज होता है, M फेज में क्या होती है? सेल की डिवीजन होती है। लेकिन जो हमारा ये M फेज होता है ये आपका 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड इवेंट होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मीनिंग होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस का मीनिंग होता है डिवीजन। सो कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग क्या हुआ? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस।
साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन, मतलब डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या कहा, पहले मेरे पास ये सेल है, इसने अपना नंबर बढ़ाया, सॉरी अपना साइज बढ़ाया, सॉरी अपना साइज बढ़ाया, साइज बढ़िया, न्यूक्लियस अभी भी वैसा का वैसा ही है। लेकिन अब देखिए जब इसको यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन करना है तो इसको न्यूक्लियस भी तो चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि एक सेल को न्यूक्लियस मिल गया तो चलेगा, दूसरे को नहीं मिला तो भी चलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन, सेल तो बाद में डिवाइड करेंगे, उससे पहले जो यहाँ पे न्यूक्लियस है ना हमारा, इस न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी यहाँ पे 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होना पड़ेगा। एंड जब ये 2 पार्ट्स बना देगा उसके बाद हमारा सेल डिवाइड करेगा। तो ये जो न्यूक्लियस जो डिवाइड करता है ना सेल डिवीजन से पहले, इसी को ही कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। लेकिन हमारे पास ये जो कैरियोकाइनेसिस होती है इसके भी कुछ क्या होते हैं, इसके भी हमारे पास कुछ फेज होते हैं। ऐसा नहीं कि कैरियोकाइनेसिस भी आपका एक सिंगल स्टेप के अंदर ही हो गया। तो कैरियोकाइनेसिस आपका जिस फेज में होता है उसकी कुछ यहाँ पे क्या है, पार्ट्स है। सबसे पहला कैरियोकाइनेसिस का जो पहला वाला फेज होता है उसे हम कहते हैं प्रोफेज। सेकंड जो हमारे पास फेज आता है उसे कहते हैं हम मेटाफेज। थर्ड जो फेज आता है उसे हम कहते हैं एनाफेज। एंड फोर्थ जो इवेंट आता है उसे हम कहते हैं टीलोफेज। सो प्रोफेज टू टीलोफेज, ये सारे किसके इवेंट है, ये सारे इवेंट है कैरियोकाइनेसिस के। और इस टीलोफेज के बाद ही क्या होता है, इसी के बाद होता है साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल अब हमारा डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये एम फेज को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन यहीं पे होती है, जिसमें हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और लास्ट में आता है साइटोकाइनेसिस। आपको समझ में आ रहा है? एक बार प्लीज इसको अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। जब आप लोग नोट कर लोगे तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या चीज बताई कि हमारे पास जो एस फेज है किसका, इंटरफेज का, उसमें हमारे पास जो अमाउंट यहाँ पे डीएनए क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। इसका मीनिंग क्या है इसको मैं अभी आपको यहाँ पे बता रही हूँ। क्या कहा था, इंटरफेज में कौन कौन से चले आते हैं, इंटरफेज में कौन कौन से इवेंट है हमारे पास, सबसे पहला कौन सा है, G1, एस फेज है, और फिर हमारे पास क्या है, G2 फेज है। एस फेज में आपने क्या लाइन वहां में पढ़ी, यहां पर क्या होता है, डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेशन होती है डीएनए की। अब इस डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो अमाउंट जो है डीएनए का, अमाउंट ऑफ डीएनए वो क्या हो जाता है, आफ्टर एस फेज डबल हो जाता है। लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम। क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन
डीएनए का अमाउंट क्या होता है, डबल हो जाता है। अब कैसे होता है इसको यहाँ मैं आपको बताती हूँ। आप सबको पता है अब कि जो हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। ऐसे होते हैं क्रोमोसोम। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये कौन है, ये हमारे पास कौन है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का यहाँ पे जो कॉन्स्ट्रक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। आई होप सबको याद होगा, अभी भी हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा है। और ये जो आर्म है क्रोमोसोम की, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्रोमेटिड कहते हैं। अब देखिए क्या हुआ, जो जीवन फेज था उसमें सेल के अंदर हमें ये क्रोमोसोम नजर आ रहा था। और ये क्रोमोसोम किससे बनता है, जो यहाँ पे ये जिगजैग से बना रही हूँ ना अभी, एक मिनट वेट, ये वाला, ये हमारे पास डीएनए है। क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए होता है ना, इसके ऊपर ये डीएनए तो है, साथ में कुछ हिस्टोन प्रोटीन होती है, प्रोटीन होती है मतलब जो उसको वहां पे इस डीएनए को पैक करने में हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये वाला जो क्रोमोसोम है वो हमें कब नजर आ रहा था, G1 फेज में नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही एस फेज हुआ हमने क्या देखा, हमारे पास, वेट, कि हमारे ये जो क्रोमेटिड थे ना, यहाँ पे देखिए एक सिंगल सिंगल क्रोमेटिड था, ये आपके डुप्लीकेट कर जाते हैं, डुप्लीकेट कर गए हैं। तो जब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, ये क्रोमेटिड डुप्लीकेट कर गए, तो जो भी डीएनए का कंटेंट था यहाँ पे वो भी क्या हो गया, वो भी डुप्लीकेट कर गया। अगर यहां पर हमारे पास इस डीएनए, ये कौन है, ये डीएनए है ग्रीन वाला, अगर डीएनए का कंटेंट यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कि 1C था, यहां पर भी क्या है, 1C है, तो आप देख सकते हो कि कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, यहाँ पे डीएनए का अमाउंट क्या हो गया है, ये देखिए बढ़ चुका है ना, यहाँ पे भी 2C हो गया है और ये 2C, एक्चुअली ये एक ही है, मतलब सॉरी इसको मैंने इस तरीके से बताया, मतलब यहाँ पे हमारे पास 1C था और यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 2C, अमाउंट क्या हो गया, डीएनए का डबल हो गया। अब ये डीएनए देखिए, डीएनए ही आपकी इसकी 2 कॉपीज बन गई ना, 1 से 2 बन गई है, इसी को ही कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से ही क्या करना है, डीएनए की फॉर्मेशन करनी है, इसी को ही कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो और ये कब होता है, एस फेज में होता है। लेकिन अभी अभी हमने कहा अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम है। आप बोलोगे नहीं नहीं दो दो हो गया, ये देखो यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे दो दो है, तो ऐसा नहीं होता है। जब भी हमारे पास किसी भी क्रोमोसोम में जितने सेंट्रोमेयर होते हैं ना, उतने ही क्रोमोसोम वहां पे होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए पहले वाले केस में कितने सेंट्रोमेयर है, 1 सेंट्रोमेयर है। तो सेंट्रोमेयर ही क्या करता है, एक क्रोमोसोम को फंक्शनल बनाता है, जितने सेंट्रोमेयर उतने ही क्रोमोसोम। तो यहाँ पर 1 सेंट्रोमेयर है, ये 1 क्रोमोसोम है। और देखिए जब डीएनए का अमाउंट डबल हुआ, सेंट्रोमेयर अभी भी 1 ही है, ओनली हमारे पास यहाँ पे जो इस क्रोमोसोम के ऊपर कौन था, डीएनए था, डीएनए डबल हो गया है, बट अभी भी 1 ही सेंट्रोमेयर है, तो क्रोमोसोम का नंबर क्या है, अभी भी सेम ही है। तो एस फेज में ये बहुत बड़ा इवेंट है कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, मतलब अमाउंट जो होता है डीएनए का वो डबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि बाद में हमें डीएनए भी तो देना है ना, जो हम वहां पे 2 सेल बनाएंगे। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे क्रोमोसोम डबल हुआ, अब इस तरीके से देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पहले 1 था, वो भी आपका 2 होता है, प्लस सारे ऑर्गेनेल्स डबल डबल होती है। इसीलिए जो वहां पे डॉटर सेल बनते हैं उन सबको इक्वल इक्वल प्रॉपर्टीज मिलती है। पेरेंट सेल के पास भी वही होती है और आगे जो डॉटर सेल बनते हैं उनके पास भी सेम प्रॉपर्टीज होती है। आपको समझ आई है एस फेज में क्या हो रहा है, द अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी डबल। डीएनए रेप्लिकेशन होता है मतलब डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। लेकिन जो ये डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है ना, इसके लिए हमें बहुत सारे एंजाइम चाहिए होते हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, और वो सारी रिक्वायरमेंट हमारे पास इधर जीवन में बनती है। इवेंट कहाँ पे हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन का एस फेज में हुआ। लेकिन इस डीएनए को डीएनए में चेंज होने के लिए जो 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 चीजें यहाँ पे चाहिए थी, एंजाइम चाहिए थे, कुछ फैक्टर चाहिए थे,
कुछ प्रोटीन चाहिए थी, वो सारी हमारे G1 फेज में ही बन जाती है। आपको समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ है आपको कि एस फेज में क्या हो रहा है? द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है। बताइए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सेल साइकिल में क्या है हमारे पास, दो इवेंट है। पहला इंटरफेज है जिसे हम नॉन डिवाइडिंग फेज कहते हैं। सेकेंड इवेंट क्या है, एम फेज है जिसे हम डिवाइडिंग फेज और इसे हम माइटोसिस फेज भी कहते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया यहाँ पर सारी चीजें वही लिखी है, एक बार मैं इसको रीड कर लेती हूँ, बाकी पोर्शन फिर हम आपका कल ही करेंगे। फिर या चलो इसको मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, वो वाला कंटेंट भी आपका कल ही रीड करेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा G1 फेज में देखिए क्या हो रहा है। अब एक चीज आपको और बताती हूँ मैं, सॉरी एक मिनट, यही वाला रीड कर लेती हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या बात की कि सेल डिवीजन क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, जब हमें सेल को डिवाइड करना है तो वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है, मतलब अमाउंट जो है डीएनए का वो डबल होता है, सेल की ग्रोथ भी होती है। ऑल दिस प्रोसेसेस दैट इज सेल डिवीजन, सेल का डिवीजन भी होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन भी होगा, सेल का ग्रोथ भी होगा, हेंस have to take place in coordinated way to ensure the correct division and formation of progeny cell with the containing the intact genome। मतलब ये सारा प्रोसेस कैसा होना चाहिए, हमारे पास कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए ताकि प्रॉपर वहां पे सेल का डिवीजन हो, करेक्ट डिवीजन हो। करेक्ट डिवीजन कब होगा, जब हमारे पास प्रॉपर वहां पे सेल का ग्रोथ हो पाएगा। अब इन सारी चीजों में होता क्या है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट इट जीनोम। सेल क्या करता है यहाँ पे, जब ये इवेंट चल रहा होता है तो सेल जो है अपना जीनोम डुप्लीकेट करता है। जीनोम क्या होता है, डीएनए कंटेंट अपना क्या करता है, वो कॉपी करता है और सिंथेसाइज करता है अदर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द सेल। अदर कॉन्स्टिट्यूट्स कौन कौन से हो गए सेल के, ऑर्गेनेलिज हो गई, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, वो सारी की सारी ऑर्गेनेलिज भी तो चाहिए जीनोम के अलावा। एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, उसे ही हम कहते हैं सेल साइकिल। ऑल्दो सेल ग्रोथ, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल ग्रोथ क्या है, तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, सेल ग्रोथ है, ये छोटा है ये बड़ा हो गया है, ये है सेल ग्रोथ। बट सेल डिवीजन क्या है, एक से दो बन गए हैं। तो ये हमारे पास जो सेल ग्रोथ, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। देखिए साइटोप्लाज्म यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ये कैसा प्रोसेस होता है, कॉन्टिन्यूस, हमेशा चलता रहता है। लेकिन डीएनए की जो सिंथेसिस होती है कब होती है, अकर ओनली ड्यूरिंग द वन स्पेसिफिक स्टेज। और अभी अभी हमने बात की कि कब हो रही है, ड्यूरिंग द एस फेज हो रही है इन द सेल साइकिल। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम का मतलब है डीएनए की रेप्लिकेशन होना, मतलब डीएनए का रेप्लिकेट करना, आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर न्यूक्लियाई। जो हमारे पास डॉटर सेल है उसमें क्या होता है, ये आपस स्प्रेड हो जाता है बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सो दीज इवेंट आर themselves अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। मतलब इन सारे इवेंट को भी जीन से कंट्रोल करती है कि हमें कब कौन सा इवेंट हमारी बॉडी में होना है। अगर हम बात करते हैं फेज की कि कौन कौन से फेज चलते हैं हमारे इसमें, तो ये भी अभी हमने कर लिया। हमारा सेल कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। तो ह्यूमन सेल, अगर हम अपनी अपनी बॉडी के सेल की बात करें तो हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं वो आपका वो कब डिवाइड करते हैं, वंस अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर, 24 घंटे में हर एक सेल क्या होता है हमारी बॉडी का डिवाइड करता है। लेकिन जो ड्यूरेशन जो होता है सेल साइकिल का वो वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टाइप टू सेल टाइप। जैसा भी हमने कहा ह्यूमन बीइंग में एक सेल के डिवीजन होने के लिए कितना टाइम लगता है, 24 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन जो यीस्ट है, यीस्ट आपको पता होगा कौन है, एक फंजाई है। फंजाई को अपना सेल एक मतलब उसको डुप्लीकेट करने के लिए एक सेल से दो कॉपी बनाने के लिए ओनली 90 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन ये देखिए वो जो पूरा साइकिल आपने देखा, इंटरफेज एम फेज, ह्यूमन बीइंग में कितना टाइम लग रहा है, 24 घंटे का, पूरा एक दिन लगता है। सो ड्यूरेशन जो होता है सेल साइकिल का वो वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टू सेल। समझ आया आपको? तो यहाँ पे देख सकते हो जो यीस्ट है वो क्या होती है, एक फंजाई होती है और इस फंजाई का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जिसका यूज हम ब्रेड बनाने में भी करते हैं, आपने सुना होगा इसके बारे में, इसीलिए इसको हम बेकर यीस्ट भी कहते हैं।
तो कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन द ओनली अबाउट द 90 मिनट। 90 मिनट में ही क्या करती है, अपना सेल साइकिल यहाँ पे कंप्लीट करती है। तो आज हमने ये वाला साइकिल किया, आज हम इतना ही पार्ट करेंगे आपका। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कुछ कुछ आपको इवेंट समझ में आया होगा। कल हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज प्लीज आज आप इतना ही पढ़कर आना कि हमारे पास ये जो जो आज मैंने आपको चीजें आपको बताई, इंटरफेस क्या है, एम फेज क्या है, इंटरफेस की 3 फेज है, G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है, एम फेज के भी हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और लास्ट में आता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, बाकी चीजें जो है मैं आपको वो आपको कल बताऊंगी। फिर समझ आया आपको उसके बारे में, बताइए।